अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद इरफान कसूरी, एडवोकेट फ्रॉम कसूर, पाकिस्तान। और हमारा आज का टॉपिक जो है फ्रेमिंग ऑफ इशू कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है प्लेन दावा दायर होगा, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा आएगा, अफेक्ट होंगे, अलेज्ड होंगे, उसके बाद डिफेंडेंट की तरफ से या तो एडमिटेड होंगे या डिनाई होंगे। उसके बाद इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ अफेक्ट दो काइंड्स हैं। काज ऑफ एक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या है, ज्यूरिडिक्शंस किस कोर्ट की है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जो फ्रेमिंग ऑफ इशू। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Order 14 deal with the settlement of issues and determination of suit on issue of law or on issue agreed। अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ऑर्डर 14 जो कि डील करता है सेटलमेंट को एंड डिटर्मिनेशंस और डिटर्मिन करता है ऑफ द सूट ऑन इशू कि जो दावा दायर किया है उसके मतलब इशू कैसे फ्रेम किए जाएंगे लॉ के मुताबिक। अब ऑल द रूल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू ऑफ लॉ, अब लॉ ने जो तमाम तर रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं कि कैसे इशू फ्रेम किए जाएंगे। एंड इशू ऑफ फैक्ट विच मटीरियल फ्रॉम विच इशू में बी फॉर्म्ड एंड prescribed in which the court may examine the witness and document before the framing of issue and power to amend and strike out issue are incorporated in rule 1 to 6 of order 14 of the code of civil procedure 1908। अब ऑर्डर 14 जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का है उसका रूल 1 to 6 वो ये चीज़ बताते हैं कि कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं कि जो चीज़ जो प्लेंट में डॉक्यूमेंट दिए गए हैं या रिटन स्टेटमेंट में दिए गए हैं उसको कोर्ट विटनेस के थ्रू और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एग्जामिन करेगी कि कैसे, या उसको अमेंड करेगी या स्ट्राइक आउट भी कर सकती है। इशू आर इनकॉर्पोरेटेड द रूल। अब इनकॉर्पोरेटेड द रूल 1 to 6 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो है वो फ्रेमिंग ऑफ इशू के मतलब तमाम तर जो ज़रूरी चीज़ें उनको देखता है। अब नेक्स्ट जो है ऑर्डर 14 ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर इशू आर 2 बाय फ्रेम फ्रॉम द दोज फैक्ट। अब कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ऑर्डर 14 जो है वो इशू फ्रेम करने से पहले ये देखता है कि फैक्ट क्या हैं विच आर अलेज्ड। अगर प्लेंटिफ ने वो फैक्ट जो अलेज्ड किए हैं बाय वन पार्टी, एक पार्टी ने, एंड क्लेम बाय द अदर पार्टी, और क्लेम किया है दूसरी पार्टी यानी कि डिफेंडेंट को कि ये अफेक्ट है, इनको कैसे फ्रेम ऑफ इशू किया जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फ्रेम इशू ऑफ ऑल द डिस्प्यूटेड पॉइंट। अब जो ज़रूरी नहीं कि जो डिस्प्यूटेड पॉइंट हैं उसके ऊपर ही इशू फ्रेम किए जाएं। अब वेयर द राइट सीन ऑफ द काज अपीयर द डिपेंड इफ द कोड इज नॉट ऑफ द ओपिनियन दैट द सूट और एनी पॉइंट देयर ऑफ मे बी डिस्पोज बाय द एनी इशू ऑफ लॉ ओनली। अब ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट का दायरा इख्तियार है कि वो जो अफेक्ट हैं उनको कैसे फ्रेम किया जाए थ्रू एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के तहत, और किन पॉइंट के ज़रिए कोर्ट इन चीज़ों को केस को अपीयर करेगा। द डिपेंड इफ़ द कोर्ट इज़ नॉट ऑफ द ओपिनियन दैट द सूट और एनी पॉइंट देयर मे बी डिस्प्यूटेड, जो कि डिस्प्यूटेड पॉइंट है वो
कोई पैसों के मतलब हो सकता है, जायदाद के मतलब हो सकता है, ज़मीन प्लॉट के मतलब हो सकता है। डिस्प्यूटेड पॉइंट जो हैं उसको कैसे इशू फ्रेम करके केस को प्रोसीड आगे किया जा सकता है। ऑफ एनी इशू ऑफ लॉ के मुताबिक ओनली सिर्फ इट इज़ द बाउंड टू ट्राई दीज इशू फर्स्ट एंड मे इन इट डायरेक्शन टू पोस्टपोन। कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस जो इश्यूज़ हैं फ्रेम किए जा रहे हैं उसको किसी डायरेक्शन के तहत या डिस्क्रिशनरी पावर के तहत पोस्टपोन किया जाए। द सेटलमेंट ऑफ इशू ऑफ लॉ हैव बिन डिसाइडेड, या सेटलमेंट के ज़रिए जो इशू है उनको फ्रेम करके डिसाइडेड किया जाए कि कैसे इशू फ्रेम किए गए, केस चल सकता है, लिमिटेशन है, ज्यूरिडिक्शंस है, ये सब इंट्रोडक्शन में। अब रेलिवेंट प्रोविज़न ऑर्डर 14 का रूल 1 to 6 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो कि इशू ऑफ फ्रेमिंग को डील करता है। मीनिंग ऑफ इशू, अब फॉलोइंग आर द मीनिंग ऑफ इशू के मीनिंग ऑफ इशू के जो कंटेंट हैं वो फॉलोइंग आर द मीनिंग ऑफ इशू है। एनी इशू इज़ द प्रोपोजिशंस, क्या जो इश्यूज हैं वो कैसे तजवीज़ किए जाएंगे, प्रोपोजिशन किए जाएंगे। विच द कोर्ट थिंक्स, कोर्ट इस चीज़ को सोचेगी सूझबूझ के साथ, डैट के नेसेसरी ज़रूरी है डिटर्मिनेशन ऑफ सूट कि उस दावे को कोर्ट डिटर्मिन करे, देखे। इसका जो पॉइंट 2 है, ऑन विच द पार्टी हैज़ एट वेरियस, और पार्टी को इस बारे में कोई इख्तलाफात नहीं होना चाहिए, वो चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेफिनेशन ऑफ इशू अंडर ऑर्डर 14 रूल 1 का सबसेक्शन 3, ईच मटीरियल प्रोपोजिशन affirmed by one party and denied by the other shall form the subject of the distinct issue। अब एक पार्टी ने इल्ज़ामात लगा दिए हैं, अफोर्स बाय द वन पार्टी, एक पार्टी ने जो इल्ज़ाम लगाए एंड डिनाई, दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है या एडमिस कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है, तो बाय द अदर शेल फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंट इश्यूज़ कि उनके जो इश्यूज़ हैं सब्जेक्ट के मुताबिक हैं या सब्जेक्ट से लग हैं, मुनफरिद हैं। काइंड ऑफ इशू, ऑर्डर 14 का रूल 1 सबसेक्शन 4 कहता है 2 काइंड्स ऑफ इशू, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉज। अब ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू, द ऑब्जेक्ट इज दैट ईच साइड मे बी फुली अवेयर of the question which are the about to be agreed in order that it may bring forward evidence and appropriate issue। अब कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो क्वेश्चन रेज किए गए हैं उनको दलाइल के साथ हैं भी हैं या दलाइल से हट कर हैं, एविडेंस उसके रेलिवेंट है या रेलिवेंट नहीं है, मुनासिब है भी है कि नहीं, ये परखना, जांचना, पूछताछ करना, तजवीज़ करना, ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जज हिमसेल्फ टू फ्रेम प्रॉपर इशू। अब कोर्ट की, जज साहब की ये ड्यूटी है कि प्रॉपर जो इशू फ्रेम करे। वे आर पार्टी आर नॉट सेटिस्फाइड, पार्टी वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, प्लेंट मदई ने जो दायर किया वो है या रिटन स्टेटमेंट में जो डिफेंडेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इट इज़ दैट दे आर ड्यूटी टू गेट प्रॉपर इशू फ्रेम। ये कोर्ट की, ये जज का दर अख्तियार है कि वो इशू को कैसे फ्रेम करे, प्रॉपर तरीके से उसको इशू को फ्रेम्स करें। मैटर टू बी कंसीडर्ड बिफोर फ्रेमिंग इशू अंडर ऑर्डर 14 रूल 1 का सबसेक्शन 5, रीडिंग ऑफ द प्लेन, कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दावा है उसको अच्छी तरह रीड करे। रीडिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, और जवाब दावे को भी अच्छी तरह परखे देखे। मटीरियल प्रोपोजिशन,
जो वो मवाद दिया गया है, एविडेंस हैं, बयानात हैं, और उसको प्रॉपर तरीके से जो सवालात किए गए हैं उनको भी कोर्ट देखे। एसुट्रेनमेंट वेदर एलिगेशन इज़ द प्लीडिंग आर एडमिटेड एंड डिनाई। अब तस्दीक करने के बाद जो एलिगेशन लगाई गई है उसको प्लीडिंग के दरमियान उसको या तो एडमिटेड किया जाएगा या डिनाई, या तो एक पार्टी के हक में होगी तो दूसरे के ख़िलाफ़ होगी। एडमिशन बाय एनी पार्टी, किसी एक पार्टी को एडमिट करना पड़ेगा, एडमिशन करना पड़ेगा। मटीरियल फ्रॉम विच इशू मे बी फ्रेम अंडर ऑर्डर 14 रूल 3। द कोर्ट में फ्रेम द इशू, कोर्ट की ड्यूटी है कि इशू को फ्रेम करे फ्रॉम ऑल, तमाम तर हक़ाइक़ को, एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल, जो कि डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, मटीरियल दिया गया है वो एविडेंस की सूरत में हो या रिटन स्टेटमेंट की सूरत में हो। एलिगेशंस मेड ऑन ऑथ, अब जो एलिगेशन लगाई गई है उसके मतलब इशू कैन बी फ्रेम ऑन द एलिगेशन मेड ऑन ऑथ बाय द पार्टी or by any person present of the their behalf of party are made by the pleader of such party। अब इशू फ्रेम करने से पहले जो एलिगेशन लगाई गई है उसके सबसे पहले जो कौंसल हैं, वकील साहब हैं, प्लीडर्स हैं, वो सबसे पहले उससे औथ लेंगे, उसके बाद इशू फ्रेम्स किए जाएंगे प्रॉपर। वो पार्टी का पर्सन हो, मदई, या जो शहादत के लिए, विटनेस के लिए आया हुआ पर्सन है, उससे औथ लिया जाएगा। एलिगेशन मेड बाय प्लीडिंग, इशू कैन बी फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन, जो कि एलिगेशन लगाई गई हैं उसके मतलब बेसिक जो है इशू फ्रेम किए जाएँ। मेड इन द प्लीडिंग, जो कि दावे में की गई है। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, अब जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का है, द कोर्ट में फ्रेम द इशू ऑन द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उसके मतलब ही कोर्ट इशू फ्रेम करे। प्रोड्यूस बाय इधर पार्टी, जो कि दोनों पार्टियां प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट ने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके अंदर, उसके हदूद में रहते हुए कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इशू फ्रेम करें। ऑरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी, इशू कैन बी फ्रेम ऑन द ऑरल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी, पार्टी से ज़बानी भी एग्जामिन किया जा सकता है, पूछकर की जा सकती है, डॉक्यूमेंट से हटकर भी। ऑरल ऑब्लिगेशंस, ऑरल ऑब्जेक्शंस, और इशू में बी फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरल ऑब्जेक्शन, जो कि एतराज़ात लगाए गए हैं वो भी ज़बानी हो सकते हैं डॉक्यूमेंट से हटकर। एलिगेशन मेड इन इंट्रोगेटिव्स, अब वेयर द प्लेंट आर रिटन स्टेटमेंट, दावा और जवाब, दावा जो है डज नॉट सफिशेंटली एक्सप्लेन, कि वो अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया। द नेचर ऑफ द पार्टी, जिस तरह के पार्टी ने उसको ड्राफ्ट किया, केसेस इंट्रोगेटेड या उसकी तहकीक पूछकर नहीं की गई। मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव द पार्टी एंड एलिगेशन मेड द आंसर ऑफ इंट्रोगेटिव्स डिलीवर इन द सूट में भी द बेसिक ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू, इशू फ्रेम करते हुए दावे में और जवाब दावे में जो कि इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसको डिटरमिन नहीं किया गया, उसकी पूछताछ नहीं की गई। एलिगेशन मेड द आंसर ऑफ इंट्रोगेटिव्स डिलीवर द सूट, अब पूछ कर जो की गई है वो सही तरह डिलीवर ही नहीं की गई। मे बी द बेसिक ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू, के इशू कैसे फ्रेम किए गए हैं, जो कि बुनियादी चीज़ है। अंडर ऑर्डर 14 का रूल 5, पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट ऑफ इशू, ये कोर्ट के पास पावर है कि उसको अमेंड कर सकता है जो फ्रेमिंग इशू